अखिलेश का उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। मैनपुरी सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। सपा ने मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया। मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। वहीं देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी परिवार से डिंपल यादव के साथ कौन होगा, तो वहीं भाजपा डिंपल यादव के विरोध में किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है और मैनपुरी में क्या तस्वीर बनेगी, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। तैयार हैं आप सब लोग? मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे डिंपल। सपा के लिए उपचुनाव हुआ सिंपल। नेताजी के निधन के बाद खाली हुई सीट, सपा ने उम्मीदवार बनाया सटीक। तैयार हैं आप सब लोग? सपा का इमोशन वार, मैनपुरी से डिंपल यादव उम्मीदवार। चुनावी मैदान में नेताजी की बहू, अब भाजपा रचेगी चक्रव्यूह। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जंग, समाजवादी परिवार में कौन किसके संग। उपचुनाव में सियासी क्लेश, उत्तर मध्य प्रदेश। तो जिस तरीके से पारिवारिक और राजनीतिक समीकरण बदले, उसमें सवाल परिवार का भी है, सवाल समाजवाद का भी है और सवाल नेताजी की विरासत वाली सीट का भी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ जुड़ गए और थोड़ी देर में सपा प्रवक्ता मनोज काका जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन संजय चौधरी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल जी का नाम सामने आ गया है। क्या मानते हैं कि ये जो विरासत वाली जंग है, इसमें आप सेंध लगा पाएंगे? निश्चित रूप से डिंपल जी के आने के बाद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि डिंपल जी समाजवादी पार्टी के गढ़ों से लड़के समाजवादी पार्टी के गढ़ों को भारतीय जनता पार्टी को देती रही हैं। ऐसा पुराना इतिहास है। हमने देखा है कि वो कन्नौज में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहाँ चुनाव लड़ी और उसके बाद समाजवादी पार्टी का वो गढ़ भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में परिवर्तित हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में भी ऐसा ही होगा। मैनपुरी में लड़कर डिंपल जी समाजवादी पार्टी के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी में के दुर्ग में परिवर्तित कर देंगी। डिंपल जी समाजवादी पार्टी के लिए अनलकी है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत लकी है। वो जब भी हमारे खिलाफ लड़ती हैं, वो गढ़ भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन संजय चौधरी जी, आप क्या इतिहास राजनीतिक भूल रहे हैं कि जब वो उनका लक साथ देता है तो आपके प्रत्याशी नामांकन भी नहीं कर पाते। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, वो सीट खाली हुई थी। आपके जो प्रत्याशी थे दिल्ली से चले थे, लेकिन 3 बजे तक नामांकन करने के लिए वो कलेक्ट्रेट नहीं पहुंच पाए। और डिंपल यादव देश के उन 44 सांसदों में एक हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। उनका लक ऐसे भी काम करता है संजय जी। हाँ, लेकिन उसके बाद लक बदल गया है। जब जब समाजवादी पार्टी ने डिंपल जी को आगे किया है, आपको याद होगा 2017 के चुनाव में अखिलेश जी के साथ डिंपल जी चुनाव में जाया करती थी और 17 का परिणाम क्या था ये हमें भी पता है। और ठीक है, हमारे साथ मनोज काका जी भी जुड़ गए। संजय जी, उनको भी बहस में शामिल कर लेते हैं। मनोज जी, संजय जी कह रहे हैं कि ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, डिंपल जी के आने से समीकरण ज्यादा आसान हो गए हैं भाजपा के लिए। संजय जी कह रहे हैं। नहीं, आपने तो उनके सवालों का ठीक से आपने जवाब दे दिया, इसके लिए साधुवाद। संजय जी को शायद ये पता नहीं है कि माननीय डिंपल यादव एक ऐसी विदुषी और समावेशी सोच की महिला हैं जिन्होंने 10 और 90 का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए इजाद किया। और 1090 एक ऐसी संस्था है जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों बेटियों को न्याय दिलाई। अभी कल परसों ही आपने देखा होगा कि यूनिसेफ की मेंबर के तौर पर और उसके डेलीगेट के तौर पर प्रियंका चोपड़ा जी ने भी उसका दौरा किया है। और आपने ठीक कहा कि डिंपल यादव जी ऐसी सांसद रही हैं कि पूरे देश में महिला सांसदों में, हिंदुस्तान के आजाद मुल्क के इतिहास में ये पहली ऐसी बेटी रही हैं, महिला रही हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं लोकसभा के सांसद सदन के लिए। तो इनको ठीक से इतिहास का पता नहीं है। अभी मैं एक कार्यक्रम
से अपना बात खत्म करके आ रहा हूं। लोगों में इतना उत्साह है माननीय डिंपल यादव को लेकर के, और चूंकि वो नेताजी की सीट रही है जी और सही मायने में वो सही उत्तराधिकारी हैं, और आपके चैनल के माध्यम से आप सबको आश्वस्त कर रहे हैं कि एक बड़ी जीत जी ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत होगी मैनपुरी में। ठीक है संजय जी, आपसे जवाब ले लेते, फिर अनुभव के पास भी जाएंगे। आपने सुना मनोज जी को भी, वो कह रहे हैं कि 1090 जैसी जो उपलब्धि है प्रदेश के नाम और जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको लेकर भी आप कम आंक रहे हैं, गलती तो नहीं हो रही है? या फिर आप भी अपना कैलकुलेशन बता दीजिए, क्या मैनपुरी में आपने देखा है कि आपको लग रहा है कि इस बार बहुत सधी हुई रणनीति आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि मैनपुरी को देखेंगे तो तेज प्रताप की तुलना में अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव कम वोटों से जीतते हैं, और पिछले बार तो बसपा उनके साथ चुनाव लड़ रही थी, तो बसपा के साथ भी जब चुनाव लड़ते हैं और मुलायम सिंह यादव प्रत्याशी होते हैं तब भी मैनपुरी में जीत का अंतर कम हो जाता है, 1 लाख से कम वोटों से जीतते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जब बसपा भी साथ में नहीं है तो ये सीट निश्चित जानिए कि मैनपुरी का चुनाव आजमगढ़ और रामपुर के इतिहास को दोहराएगा, और जिस प्रकार विधानसभा चुनाव के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के गढ़ ढहते नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये लिख कर रखिए कि इस बार के मैनपुरी के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है, और इसमें भी डिंपल जी कन्नौज का इतिहास दोहराएंगी और भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतकर दिखाएगी। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है, न वोटों के गणित में है। अरे 17 के बाद से तो बहुत पानी बह गया, मुझे लगता है कि उसको याद कीजिए, सपने देखना बंद कीजिए। ठीक है, अनुभव ये बताइए कि अपने अपने दावे दोनों दलों के हैं, और इन सब के बीच अब क्या चल रहा है लखनऊ में? क्योंकि मैनपुरी में भले ही ये दावा किया जाए कि जीतेंगे, लेकिन लड़ाई कड़ी है, बड़ी है, और नेताजी के विरासत को चुनौती देनी है, तो इतने हल्के में तो बीजेपी भी ले नहीं रही होगी। क्या वहां से चर्चाएं निकल के सामने आ रही? पहला सवाल तो यही है कि डिंपल यादव के सामने कौन होगा? सबसे महत्वपूर्ण अवदेश ये है कि ये जो सीट है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई, 2019 में मुलायम सिंह यादव यहाँ पर जीते और सांसद बने। अब उस सीट पर ही बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को इस चुनाव मैदान में उतारा, तो सिंपैथी तो जाहिर सी बात है कि सिंपैथी डिंपल यादव के साथ होगी, समाजवादी पार्टी के साथ होगी, और जो वहाँ पर हमके वोटों का समीकरण है वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही दिखता है। लेकिन आखिरी वक्त में डिंपल यादव का नाम घोषित किया गया है। अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें, वहाँ पर तेज प्रताप यादव के लिए ही तैयारी थी, सब लोग राजी थे, लेकिन 2 दिन पहले जब सब लोग सैफई पहुँचे, रामगोपाल यादव भी थे, अखिलेश यादव भी थे, परिवार के और लोग भी थे, तब ये तय हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवपाल जी का जो अभी रुख सामने नहीं आ पा रहा है, साथ आएंगे नहीं आएंगे, तो अगर तेज प्रताप को लड़ाएं कि ऐसा ना हो कि फिर कुछ इस तरीके की बात देखने को आए जिसका कि नुकसान उठाना पड़े। इसलिए फिर ये तय हुआ कि अच्छा ठीक है, अगर हम डिंपल यादव को उतारते हैं वहाँ पर तो शायद शिवपाल जी कम से कम इस चीज़ को देखें और शायद उनके प्रति जो है वो अपना या तो उम्मीदवार ना उतारें या फिर वो न्यूट्रल ही हो जाए, कुछ कहें ना। तो इसलिए डिंपल यादव का समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर उतारा है। पर देखिए बीजेपी को क्या मौका मिल गया, संजय चौधरी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है समाजवादी पार्टी को क्या दिखता है, अपना परिवार ही दिखता है। आजमगढ़ में चुनाव लड़ाने की बात हुई तो धर्मेंद्र यादव आ गए, अब मैनपुरी में बात हुई तो डिंपल यादव आ गई। यही बात बीजेपी कह रही है और यही बात अब वो चुनाव में लेकर जाएगी, बाई इलेक्शन में लेकर जाएगी। तो जो समाजवादी पार्टी पर आरोप बीजेपी लगाती है कैंडिडेट घोषित करने के बाद, एक बार फिर वो कह रही कि हमारे आरोप सही है जो हम बात कहते हैं। अब जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की देखिए एक कोर कमेटी की पहले बैठक होनी है, वो 12 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर होगी। 3 नामों का पैनल मंगाया गया तीनों जगहों के लिए जहाँ जहाँ भी बाई इलेक्शन होने हैं। और मैनपुरी में बीजेपी की कोशिश है कि किसी शाख के लीडर को लड़ाया जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर यादव वोट जो है वो 4-4.5 लाख है तो शाख के वोट भी तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है, फिर उसका लोधी वोट भी तकरीबन 1 लाख है। तो बीजेपी ये कह रही कि हमारे पास जो अदर वोट हैं अदर कास्ट के, वो हमारे पक्ष में रहेंगे, वो इसी रणनीति के तहत इसी फॉर्मूले के तहत काम करेंगे। हमने उनसे पूछा कि भाई अपर्णा यादव भी तो है, अगर समाजवादी पार्टी ने एक बहू को खड़ा किया तो आप दूसरी बहू को खड़ा करिए।
तो उनका साफ तौर पर पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, हमने उनके नाम पर कोई विचार नहीं किया और वो भी फिलहाल वहाँ उपचुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी की तरफ से अगर कोई नाम आएगा, कोई क्षत्रिय उम्मीदवार हो सकता है, कोई शाक्य उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट की घोषणा 13 या 14 तारीख को होगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल मनोज काका जी, देखिए ये सवाल तो है, लोगों के मन में भी ये सवाल है और सभी के मन में सवाल है जो राजनीति को करीब से देखते हैं कि क्या यहाँ पर दोहरी लड़ाई है समाजवादी पार्टी सामने कि हमें भाजपा से भी लड़ना है और पारिवारिक जो समीकरण इस वक्त बने हुए हैं उसमें अगर चाचा कुछ नाराज होते हैं, कुछ कैंडिडेट ला देते हैं तो वो एक अलग समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जसवंत नगर भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये भी जानकारी मिलती है कि जो पिछली बार नेताजी लगभग 94,000 वोटों से जीते थे तो उसमें जसवंत नगर सीट का बहुत बड़ा योगदान रहा है जसवंत नगर क्षेत्र से। देखिए, जो आपके सवाल हैं वो मैनपुरी लोकसभा में सभी विधानसभाओं में सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक वहां भावना है कि नेताजी का उत्तराधिकार, नेताजी का उत्तराधिकार नेताजी की बहू माननीय डिंपल यादव जी को सुपुर्द करना है। और वहां के लोगों में कोई पार्टी, पक्ष, जात, मजहब नहीं है, एक भावना है अपने नेता के प्रति और उसके प्रति वही वोट का दिन है, सच्ची श्रद्धांजलि। तो आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहे हैं जो मैनपुरी का किसान है, अभी आलू के बुआई में हम लोगों ने देखा कि न वहां के किसानों को डीएपी मिली, न नाइट्रोजन मिला, क्या हालात है। और उसके लिए आपको बता रहे हैं कि माननीय डिंपल यादव जी एक बड़े मार्जिन से, और जहां तक ये सवाल लोग खड़े करते हैं अपने अंदर और अपने गिरेबान में थोड़ा झांके ना। मैं पूछ रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? उनके पिताजी बीएसपी में थे, समाजवादी पार्टी में थे कि थे नेता की नहीं थे? प्रेम कुमार धूमल। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद का अगर पोषक कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। जी ठीक है संजय चौधरी जी। और चाचा और सारे, मैं बता रहा हूँ, चाचा हो चाहे सभी लोग, चूंकि वो परिवार का सवाल है और परिवार का कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि घर की बहू जो एक पढ़ी लिखी महिला हो, जो कम से कम समाजवादी सोच रखती हो, जो समावेशी सोच रखती हो, जो आधुनिक हर तरह के तकनीकी को जानती हो, वो सदन में उनका एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है और वहां के माताओं बहनों में गजब का उत्साह है और माननीय डिंपल यादव जी एक बड़े मार्जिन से जीत के जाए। जी संजय चौधरी, सुन लिया आपने, परिवार की बात है तो देखिए शिवपाल यादव इस बीच पिछले दौर में क्या हुआ अलग बात है, लेकिन अभी वो लगातार कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि परिवार एक हो। डिंपल जी पहले भी सांसद रही हैं, सहानुभूति होती है, उसका फायदा आपको गोला गोकर्णनाथ में मिला था। ये सारे फैक्टर्स हैं और जो बात किसानों की बात मनोज काका जी ने कही वो भी फैक्टर है कि अगर उनको डीएपी और नाइट्रोजन वक्त पर नहीं मिल पाया तो वो भी तो याद रखेंगे। देखिए, आपकी सारी बातों का मर्म ये है कि परिवार की दुहाई है लेकिन परिवारवाद से परहेज है। बात कर रहे हैं परिवार की इज्जत का सवाल है, श्रद्धांजलि देनी है तो परिवारवाद तो यही हो गया। दूसरा, विकास कौन कर सकता है? एक सांसद जीतकर क्या विकास कर सकता है? विकास के लिए तो सरकार के दरवाजे पर जाना पड़ेगा और सरकार किसकी है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो अगर विकास की इच्छा रखनी है, विकास चाहना है, उनको लगता है कि मैनपुरी में विकास हो, मैनपुरी में चीजें आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही विकास दे सकती है, भाजपा ही विकास दे सकती है और सत्ता जिसके पास होगा वही विकास कर सकता है। मुझे लगता है कि उपचुनाव में चाहे यह परिवारवाद को मुद्दा बनाए और चाहे विकास को मुद्दा बनाए, दोनों ही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इन पर भारी पड़ेगी। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कहता हूं कि डिंपल जी को चुनाव में उतारने के बाद ये बिल्कुल तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी की अस्मिता दांव पर है, अखिलेश जी की इज्जत दांव पर है। वो परिवार को बचा पाते हैं, पार्टी को बचा पाते हैं या विरासत की सियासत पर अपने आप को खरा उतार पाते हैं, यही दांव पर है। लेकिन संजय जी, जो सवाल मनोज जी ने पूछा वो सवाल मेरे मन में आया। आपने कहा कि अगर सत्ता में बीजेपी है और दूसरा व्यक्ति है तो उसको सरकार के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, तो क्या अगर दूसरे दल का सांसद बनेगा तो विकास कमजोर हो जाएगा क्या?
नहीं, आप बताइए, अगर भाजपा का वहां सांसद होगा तो वहां की बात सरकार तक पहले पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? ठीक है मनोज जी। मुलायम सिंह जी मुलायम सिंह यादव जी, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी बयानों से- भारतीय जनता पार्टी के पास उस बात को लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये उस पार्टी का व्यक्ति प्रवक्ता ये बात कह रहा है जिस व्यक्ति के कई दशकों तक इस देश की सदन में केवल 2 सांसद रहे, आडवाणी जी और वाजपेयी जी। देखिए इनका तानाशाही व्यवहार। अब क्या ये लोकतंत्र नहीं है? ये सिर्फ क्या राजशाही चल रही है? अरे क्या दशकों तक नहीं मेरे भाई, थोड़ा ज्ञान ठीक कर लो। दशकों तक नहीं, अरे इतिहास पढ़ के आया करो भाई, काका जी इतिहास पढ़ के आया करो। दशकों की बात कर रहे हो यार, कम से कम इतिहास को बेहतर पढ़ा करो और इतिहास को याद भी रखा करो। ये बताता है कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का जीत का अंतर लगातार कम हो रहा है। पिछली बार बसपा इनके साथ लड़ी थी, अब बसपा से हटकर अगर समाजवादी पार्टी अकेली लड़ेगी और बसपा उनके साथ नहीं है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में मैनपुरी में भी जीत हासिल ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अनुभवी बने हैं, कुछ और कोई समीकरण उनको भी समझेंगे और बातचीत करेंगे मैनपुरी उपचुनाव को लेकर। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल यही है कि मैनपुरी में आखिर क्या होगा, क्या स्थितियां बनेंगी और कौन कौन से समीकरण हैं जिनसे तय होगा कि मैनपुरी में आखिर कौन जीतने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव के जंग की, जहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया। अनुभव आपके पास आ रहे हैं, दोनों मेहमानों की बात आपने सुनी, कौन कौन से फैक्टर्स जमीन पर काम कर रहे हैं? क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से हैं, लेकिन जमीनी स्थितियों को भी देखना पड़ेगा। देखिए इस वक्त वहाँ सबसे बड़ा फैक्टर सिंपैथी फैक्टर है, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, तो सारे फैक्टर गौण हो जाते हैं। अब बीजेपी भले ही कह रही है कि हम जाएंगे और मैनपुरी में पूरे दमखम से लड़ेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो डोमिनेट किया है एक ही समुदाय ने, ये हम जो अन्य लोग हैं उनको बताएंगे। पर देखिए ये लगता है कि वहाँ पर चूँकि अब ये नेताजी के निधन के बाद बाई इलेक्शन हो रहा है, यानी अभी जो सांसद बनेगा फिर 2024 में फिर लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो फिर चुनाव होगा। इसलिए हो सकता है कि जनता भी ये सोचे कि भाई नेताजी के निधन से ये सीट खाली हो रही है, डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, सिंपैथी पूरी डिम्पल यादव के साथ रहेगी, परिवार के साथ रहेगी और यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी क्या कहेगी, कैसे कहेगी, क्या बताएगी कि हम किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे या क्या कुछ किया है, ये क्या बताएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर ये ज़रूर है कि जो मैनपुरी की पूरा अगर लोकसभा हम देखें तो वहाँ पर भोगांव में भी देखिए रामनरेश अग्निहोत्री 17 में भी जीते, 22 में भी जीत गए, एक और सीट है वहाँ पर भी बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी ये कह रही कि देखिए हम जब वहाँ पर विधानसभा सीटें जीत सकते हैं, तो अब चूँकि मैनपुरी का लोकसभा का ये चुनाव हो रहा है, तकरीबन 14 लाख के आसपास कुल वोटर होंगे और इसमें अगर कोई समाजवादी पार्टी ये सोचे कि केवल यादव वोट बैंक के सहारे हम वहाँ जीत जाएंगे तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। पर ये देखिए आप ये मानिए कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने के लिए यादव वोट बैंक है, सबसे ज़्यादा यादव वोटर है। और साथ ही साथ सिंपैथी की जो बात हम कह रहे हैं, तो सिंपैथी ऐसा नहीं कि नेताजी को लेकर मैनपुरी में केवल एक ही समाज में, हर समाज में नेताजी को लेकर, मुलायम सिंह यादव को लेकर सिंपैथी है। अब बीजेपी उसके जो उसका कार्ड है, सिंपैथी कार्ड, उसका क्या जवाब देगी, किस तरीके से अपने लोगों को मैदान में उतारेगी, किसे कैंडिडेट बनाएगी, उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं अवधेश। बिल्कुल, और ये तमाम चीज़ें हैं। संजय चौधरी जी, ये देखिए समीकरण, ये बात अनुभव बोल रहे हैं, ये बात मनोज काका जी अगर बोलते तो आप ये कह सकते थे कि विपक्ष बोल रहा है, लेकिन ज़मीन पर सहानुभूति वाली चीज़ दिख रही है, तो इसकी काट क्या है? क्योंकि ये जो फैक्टर है ये पूरे देश में हमेशा से आजमाया गया है कि सफल ही रहता है, और गोला गोकर्णनाथ में भी यही हुआ। देखिए मुझे लगता है कि जो जमीन के हालात हैं, वो जो मैं आपको नंबर 1 कह रहा हूं कि पिछली बार स्वयं मुलायम सिंह यादव इसके पहले तेज प्रताप जिस वोट से जीते थे उससे कम नंबर से जीतते हैं, यानी समाजवादी पार्टी का वोटिंग ग्राफ मैनपुरी में कम हो रहा है। बात नंबर 2, पिछली बार का जो चुनाव था उसमें मुलायम सिंह यादव जब प्रत्याशी थे तो बसपा उनके साथ लड़ रही थी, तब भी मुलायम सिंह यादव इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से कम वोटों से जीतते हैं। बात नंबर 3, इस समय मैनपुरी में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। बात नंबर 4,
जो हमने 2 सीटें जीती हैं, इसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, यानी कि विकास को रफ्तार देने के लिए मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि विकास की चाह के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की गिरावट के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव के बाद लगातार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ में, जहां आजमगढ़ में 100% विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के लोग जीते थे, लेकिन 3 महीने के बाद उस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो मैनपुरी तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां केवल 60% विधानसभा, ठीक है, मतलब मार्जिन की आप बात करें मनोज काका जी, बार-बार संजय चौधरी मार्जिन की बात कर रहे हैं और ये बात हमें भी जानकारी में आई थी कि नेताजी ने भी ये बात कही थी 2019 में कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारी जीत का मार्जिन है वो 1 लाख से कम है। यही बात संजय चौधरी जी कह रहे हैं, मंत्री की बात वो कह रहे हैं, सुभाषपा भी मैदान में आ गई है, वो जीते चाहे न जीते लेकिन कुछ वोट तो काटेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं क्या चुनौतीपूर्ण आपके लिए? देखिए, फैक्टर कई सारे हैं और संजय चौधरी साहब ने जो बात कहा कि जमीन की और यथार्थ की बात होनी चाहिए, यथार्थ की बात यही है कि अच्छे दिन की बात करने वाले लोगों ने डीजल और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार कर दिया। अच्छे दिन की बात करने वाले मैनपुरी के जो नौजवान है, जो 17 साल के लिए देश की सेवा में जाता था, उसके भविष्य को बर्बाद करके इन लोगों ने अग्निवीर बना दिया। मैनपुरी के किसानों को डीएपी यूरिया नहीं दिया। मैनपुरी में आज के डेट में बिजली नहीं है। तो तमाम सारे जो सवाल हैं, उन सवालों के साथ आज मैनपुरी ही नहीं, पूरे देश की जनता खड़ी हो गई। अब तो बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पे है, सारा विकास बस भाजपा के थोथे प्रचार में है, कहीं भी जमीन पे कुछ नहीं है। इनसे सवाल कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का एडमिशन कर दिया गया जो नीट की परीक्षा नहीं दिए थे, एक VC हजारों करोड़ रुपए की लूट करता है। तो अब सारा इनका जो राम राज है, आपने देखा ही होगा। आज एक बेटी जो उन्नाव से लखनऊ के लिए चली, कन्नौज से और कानपुर से, और बेटियों का पता नहीं है, अपहरण कर लिया गया। तो इस तरह की बर्बर व्यवस्था में सिर्फ प्रचार के भरोसे अगर चौधरी साहब राम राज स्थापित करना चाहते हैं तो इनको बधाई, लेकिन इससे अब पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता अब निजात पाना चाहती है। ठीक है, दोनों तरफ से दावे हैं, सवाल हैं और प्रक्रिया अब देखने वाली बात होगी कि मैनपुरी की जनता क्या फैसला लेती है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दे दिया और जल्दी भाजपा के प्रत्याशी आ जाएगा। आप तीनों लोग का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, उपचुनाव की तारीख तय है, प्रत्याशी भी अब सामने आ गए हैं सपा के। अब भाजपा भी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन निश्चित तौर से जो जंग है वो दिलचस्प है, जीत हार जनता के हाथ में। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।